हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स में स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट एंड वीक एक्टिवेटर्स एंड डीएक्टिवेटर्स, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से ग्रुप स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स होते हैं। तो इसमें से वो ग्रुप स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होते हैं जिनके पास लोन पेयर होते हैं और वो एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच्ड होते हैं डायरेक्टली। ओके, और इनके लोन पेयर इस एरोमेटिक रिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस में। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनोल, फिनोल के बाद फिनोक्साइड, देन देयर इज एनिलीन टाइप ऑफ कंपाउंड। इसमें आप देख रहे हैं कि फिनोल के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस बेंजीन रिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब इसके जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कर रहा है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इस पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आ रहा है, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही अटैक करेगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी हाई है। तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर वो होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उन एटम्स के ऊपर जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच होते हैं। नेक्स्ट आते हैं मॉडरेट एक्टिवेटर्स। मॉडरेट एक्टिवेटर्स में भी जो आपका एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग है वो डायरेक्टली अटैच होती है उस एटम के ऊपर जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट इस केस में क्या होते हैं, इनके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डीलोकेलाइज होते हैं आउटसाइड दी रिंग, जिसकी वजह से इन लोन पेयर की एफिशिएंसी कम हो जाती है इस रिंग में पार्टिसिपेट करने की, मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की एफिशिएंसी इनकी कम हो जाती है, क्योंकि इनके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड ऑफ द रिंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे आप इस एग्जांपल में देखेंगे, इसमें भी जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है वो आउटसाइड ऑफ द रिंग डीलोकेलाइज हो रहे हैं। सो नेक्स्ट आते हैं हम वीक एक्टिवेटर्स में। इसमें आते हैं अल्काइल ग्रुप्स आपके, बिकॉज दे डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाय रिलेटिव वीक इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डीएक्टिवेटर्स के बारे में। जो हेलोजन है वो डीएक्टिवेट करते हैं बेंजीन रिंग को, और ये वीक डीएक्टिवेटर है। वीक डीएक्टिवेटर क्यों है? तो पहले हमें पता है कि जो हेलोजन होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होती है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन हेलोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करते हैं। इसी की वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी होते हैं। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है ओवर रेजोनेंस इफेक्ट, जिसकी वजह से ये वीक डीएक्टिवेटर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट आता है मॉडरेट डीएक्टिवेटर। मॉडरेट डीएक्टिवेटर्स आर ग्रुप दैट एग्जिबिट पाई बॉन्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसमें आप देखेंगे ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और यहाँ पे पाई बॉन्ड है, और ये जो पाई बॉन्ड होता है इज इन कंजुगेशन विद एरोमेटिक रिंग सिस्टम। तो इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके पास एक पाई बॉन्ड होता है और ये पाई बॉन्ड इस बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेटेड फॉर्म में होता है। तो ये सभी के सभी स्ट्रक्चर मॉडरेट डीएक्टिवेटर्स हैं, मतलब ये सभी फंक्शनल ग्रुप मॉडरेट डीएक्टिवेटर्स हैं। इसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं? ये कीटोनिक ग्रुप है, अल्डिहाइड, एस्टर, एसिड, अमाइड, सल्फोनिक एसिड एंड नाइट्राइल, ये सब मॉडरेट डीएक्टिवेटर्स हैं। नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर्स में। स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर्स में आपके आते हैं नाइट्रो, अमीन। अमीन के ऊपर आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है, ये जो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अमीन है। मतलब आपके पास अगर कोई एनिलीन है, उसमें एनिलीन में जो NH2 होता है उसके दोनों हाइड्रोजन हटा के आप 3 और ग्रुप लगा दीजिए। और यहाँ पे आते हैं हेलोजन ग्रुप। ध्यान रखिए जो हेलोजन ग्रुप है वो कार्बन के ऊपर अटैच है। ओके, डायरेक्टली हेलोजन ग्रुप एरोमेटिक रिंग के ऊपर अटैच नहीं है। तो ये सब स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर ग्रुप हैं। तो यहाँ पर आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ये चार्ट दिया हुआ है। इसमें एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर दो क्लासिफिकेशन की है। एक्टिवेटर में स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक के एग्जाम्पल दिखा रखे हैं उनके सामने, और ऐसे डीएक्टिवेटर में भी वीक, मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग के एग्जाम्पल सामने दिखा रखे हैं। जो एक्टिवेटर्स होते हैं दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और जो डीएक्टिवेटर होते हैं दे आर मेटा डायरेक्टिंग। हेलोजन एक्सेप्शन केस है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होना चाहिए,
लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट इसमें हाई होता है, तो उसकी वजह से ये लिटिल बिट मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। बट आपको एज ए एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही दिखाना है। प्रैक्टिकली दीज आर मेटा डायरेक्टिंग और बहुत ही पुअर यील्ड मिलती है इनके प्रोडक्ट की। नेक्स्ट हम आते हैं मल्टी सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। इसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग इफेक्ट। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको ब्रोमिनेशन करनी है इस मॉलिक्यूल की तो कहाँ पे होगी, तो डेफिनेटली इस ऑर्थो पोजीशन पे होगी मिथाइल ग्रुप के। क्यों होगी? मिथाइल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये ऑर्थो पोजीशन होगी एंड दिस इज पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन ऑलरेडी ब्लॉक है नाइट्रो की वजह से, और नाइट्रो जो ग्रुप है दिस इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। जो नाइट्रो ग्रुप होता है दैट इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से मेटा डायरेक्टिंग है और इसकी मेटा पोजीशन होती है ये। तो दोनों केसेस में यही पोजीशन ज़्यादा रिएक्टिव आ रही है, तो आपकी जो ब्रोमिनेशन है वो यहाँ पर होगी। अब इस एग्जांपल में देखो कि आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी डोनेटिंग ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप भी डोनेटिंग ग्रुप है। इस केस में आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है, तो हाइड्रोक्सिल स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो उसकी वजह से इसके ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रेशन होगी। अब हम सेकंड केस पढ़ते हैं स्टीरिक इफेक्ट का। अगर आपको इसकी नाइट्रेशन करनी हो तो आप देखेंगे कि ये अल्काइल ग्रुप है, ये ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ऑर्थो दो पोजीशन है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नाइट्रेशन ऑर्थो पोजीशन पे होनी चाहिए, लेकिन ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये स्टीरिक इफेक्ट क्रिएट करता है, स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है एट ऑर्थो पोजीशन, जिसकी वजह से जो नाइट्रेशन होती है वो पैरा पोजीशन पे ज़्यादा होती है। ऐसे ही आप ये भी एग्जांपल देख सकते हैं। इसमें जो ये ग्रुप है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। पैरा पोजीशन ब्लॉक है इस मिथाइल की वजह से, तो यहाँ पे होनी चाहिए आपकी नाइट्रेशन, लेकिन स्टीरिक हिंड्रेंस इफेक्ट होता है तो नाइट्रेशन यहाँ नहीं होती। तो जो मिथाइल ग्रुप है ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। पैरा पोजीशन ऑलरेडी ब्लॉक्ड है बिकॉज ऑफ आइसोप्रोपाइल, तो यही पोजीशन फ्री रह जाती है, तो आपकी जो नाइट्रेशन होती है यहाँ पर होती है। ऐसे ही आप ये चेक कर सकते हैं कि नाइट्रेशन इस केस में यहाँ पर क्यों हुई है। बिल्कुल यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट लगेगा। ओके, तो नेक्स्ट हम आते हैं ब्लॉकिंग ग्रुप इफेक्ट। तो अगर आपको ये कंपाउंड दिया जाए और आपको कहा जाए इसकी ब्रोमिनेशन कीजिए, वो भी यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे, तो आप कैसे करेंगे? हमें पता है कि अल्काइल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, लेकिन ये जो ग्रुप है ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, उसकी वजह से ब्रोमिनेशन यहाँ नहीं होती, पैरा पोजीशन पे होती है। लेकिन अगर आपको पैरा पोजीशन पे नहीं करवानी, सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे करवानी है, तो आपको पैरा पोजीशन पे ब्लॉकिंग ग्रुप लगाना पड़ेगा। और अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे ब्लॉकिंग ग्रुप, तो वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होने की वजह से आपकी जो ब्रोमिनेशन है यहाँ पर जाएगी, क्यों फंक्शनल ग्रुप कन्वर्शन दैट चेंज डायरेक्टिंग इफेक्ट। तो हमें पता है कि जो नाइट्रो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है एंड इट इज़ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, लेकिन जब आप नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस कर देंगे तो ये अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अमीन में कन्वर्ट होने की वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बन जाएगा। ऐसे ही ये यहाँ पर आप देख सकते हैं टोलिन है, टोलिन में मिथाइल ग्रुप होता है। मिथाइल ग्रुप जो होता है वो एक्टिवेटिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। जब आप मिथाइल ग्रुप की ऑक्सीडेशन कर देंगे तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, और ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोनिल है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग है। इसको आप रिड्यूस कर देंगे तो अल्काइल ग्रुप बन जाएगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। और ऐसे ही अगर CH3 को NBS से ट्रीट करेंगे, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड से, तो ये आपको CbR3 देगा। मिथाइल ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन जैसे ही CbR3 ग्रुप लगेगा ये स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बन जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्शन जो चेंज करते हैं डायरेक्टिंग इफेक्ट। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको ये मॉलिक्यूल बनाना है बेंजीन से, तो कैसे बनाएंगे? तो पहले अगर आप बेंजीन लेते हैं, उसकी नाइट्रेशन करते हैं, तो नाइट्रो ग्रुप आ जाता है। नाइट्रो ग्रुप आने से ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसे रिड्यूस कर देंगे तो ये अमीन हो जाएगा।
तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जब नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है इस केस पे आपको क्लोरीनेशन करनी है, क्योंकि क्लोरीनेशन करेंगे तभी मेटा पोजीशन पे आई जाएगी क्लोरीन, और देन आप नाइट्रो ग्रुप को फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, फर्स्ट होगा नाइट्रेशन, देन क्लोरीनेशन, देन नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन टू NH2। अब आप यहाँ पर देखिए तो जो ड्रॉबैक है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वो है कि अगर आपके पास एनिलीन है, आप एनिलीन की डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं कर सकते, ये एक ड्राइबैक है। और दूसरा ड्राइबैक है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, जब आपके पास मॉडरेट डीएक्टिवेटर या स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है तब आप फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन और असाइलेशन रिएक्शन नहीं कर सकते। दोबारा इस चीज़ को ध्यान रखिए, अगर आपके पास मॉडरेट डीएक्टिवेटर या स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है तो आप फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या असाइलेशन रिएक्शन नहीं कर सकते। तो आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए एक्टिवेटिंग ग्रुप चाहिए या वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो अगर जैसे आपको ये प्रोडक्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे बेंजीन से? तो बेंजीन से पहले अगर आप नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा और ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। मेटा डायरेक्टिंग होने से आपको सीधा यहाँ पे पहले असाइलेशन कीजिए और असाइलेशन के बाद रिडक्शन कीजिए, तो आपको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन ये रूट वन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है वो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर होते हैं और उनमें फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या असाइलेशन रिएक्शन नहीं जाती। तो आप रूट वन तो यूज़ ही नहीं कर सकते। अब आते हैं रूट टू। तो रूट टू में आप पहले असाइलेशन करेंगे, असाइलेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो भी मेटा डायरेक्टिंग होगा, तब आप इसे नाइट्रेशन कीजिए और जब नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा तब इन दोनों की रिडक्शन एक साथ हो जाएगी, तो आपको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ऐसे आप यूज़ करते हैं फंक्शनल ग्रुप का फॉर डायरेक्टिंग इफेक्ट। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपके पास एक लिविंग ग्रुप होता है, जैसे इस ग्रुप में ब्रोमीन लिविंग ग्रुप है, और एक आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है जो उसी पोजीशन पे जाके अटैक करता है जहाँ से लिविंग ग्रुप निकलता है। तो इस न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की प्राइम रिक्वायरमेंट क्या है? द रिंग मस्ट कंटेन पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इस केस में आपके पास नाइट्रो ग्रुप है, पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। देन आपके पास आप एक लिविंग ग्रुप होना चाहिए, तो इस केस में हैलाइड एक लिविंग ग्रुप है। और थर्ड जो रिक्वायरमेंट है, द लिविंग ग्रुप मस्ट बी आइदर ऑर्थो और पैरा टू द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। मतलब जो आपका नाइट्रो ग्रुप हो वो लिविंग ग्रुप के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे हो, तभी आपकी न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली जाती है। अगर नाइट्रो ग्रुप मेटा पे होगा तो ये रिएक्शन नहीं जाएगी। तो ये है मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। आपका पहले न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो लिविंग ग्रुप वाले कार्बन पे जाके अटैक करता है, तब ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं मेसेनहीमर कॉम्प्लेक्स। मेसेनहीमर कॉम्प्लेक्स, इसमें आप देखिए जो नाइट्रो ग्रुप है कुछ टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्टेबलाइज करता है अपने ऊपर। यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन रही है नाइट्रो ग्रुप उसे स्टेबलाइज कर रहा है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप की इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर है। यहाँ यही रोल है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाती है। अगर नाइट्रो ग्रुप नहीं होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं जाएगी। और फाइनली आपका जो लिविंग ग्रुप है वो लीव हो जाता है और आपको आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इसमें आपके 3 स्टेप हैं: न्यूक्लियोफिलिक अटैक, मेसेनहीमर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। ये लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स में। जब आप क्लोरोबेंजीन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हो तो रिएक्शन नहीं जाती। इस केस में आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, तभी आपको फिनॉल प्रोडक्ट मिलता है। और अगर आप देखेंगे सेम NaNH2 को इन प्रेजेंस ऑफ बेस रिएक्ट करते हैं तब आपको ये एनिलीन मिलता है।
तो अभी तक आपको लग रहा है कि ये एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, जो कि मिलता भी है, लेकिन जैसे अगर आप सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, जैसे ये टोलीन है और इसके 4th पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, जब इसको आप NH2 न्यूक्लियोफाइल से अटैक करेंगे आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो पैरा पोजीशन पे, एक मेटा पोजीशन पे। ऐसा क्यों है? तो इसको स्टडी किया गया आइसोटोपिक इफेक्ट के थ्रू। तो ये जो आप स्टार देख रहे हैं, इस ये जो कार्बन यूज़ किया गया है, ये आइसोटोपिक कार्बन यूज़ किया गया है। जब यहाँ पे NH2 का रिएक्ट करवाया गया तो इन्होंने देखा कि 2 कंपाउंड बन रहे हैं ये वाले। एक तो ये एनिलीन जिसमें NH2 इस कार्बन के ऊपर डायरेक्टली अटैच है, जो कि आइसोटोपिक कार्बन है, और दूसरा ये प्रोडक्ट जिसमें NH2 साइड वाले कार्बन पे बन रहा है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है? ये बेंजाइन मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। इसमें आपका जो बेस है वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है, और यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करती है और क्लोरीन एक लिविंग ग्रुप बन जाता है। जब क्लोरीन लीव करता है तो यहाँ पे ये बेंजाइन फॉर्मेशन हो जाती है। अब आपका न्यूक्लियोफाइल चाहे तो इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है और चाहे तो इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म दिखाया हुआ है कि NH2 ग्रुप इस कार्बन पे अटैक किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर आई, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसने वापस हाइड्रोजन को वापस निकाल दिया, और ये आपको ये प्रोडक्ट मिला। ऐसे ही दूसरा प्रोडक्ट भी मिलता है। तो मतलब आपको एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन जो कि बेंजाइन के थ्रू प्रोसेस होती है, उसमें आपको 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, और ये है पूरा मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में आप देखेंगे कि जो आपका बेस है वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो फर्स्ट स्टेप इज प्रोटॉन ट्रांसफर, देन देयर अकर लॉस ऑफ लीविंग ग्रुप, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन, and then finally attack of nucleophile, which ultimately gives you the final product. And then again proton transfer happen, जो ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। इस मैकेनिज्म को आप ये डी ज़ेल्डर रिएक्शन से भी प्रूफ कर सकते हैं कि बेंजाइन बनता है या नहीं। अगर जब बेंजाइन बनता है तो ये फ्यूराइन के साथ रिएक्ट करके साइक्लो अडक्ट देता है। तो ये डी ज़ेल्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पर दोस्तों हम फिनिश करते हैं रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।